दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, समय की जरूरत और सत्ता पाने की जरूरत बड़े बड़े राजनीतिक दलों को उनकी विचारधारा से डिगा चुकी है। लेकिन कोई राजनीतिक दल अपनी विचारधारा जिसके जरिए उसकी पहचान होती है, अगर उस पहचान को ही बदलने की स्थिति में आने लगे तो आप क्या कहेंगे? दरअसल मौजूदा वक्त में आज हम एक ऐसे राजनीतिक दल का जिक्र कर रहे हैं और एक ऐसे संगठन का जिक्र कर रहे हैं जो अपनी जमीन को बदलने को तैयार है, क्योंकि समय की जरूरत, सत्ता को बरकरार रखने की जरूरत, और सामने यूपी चुनाव है और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है। और इस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, और संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। जरा कल्पना कीजिए, 32 बरस पहले इस देश के भीतर में एक संघर्ष सामाजिक तौर पर जिसने इस देश की सियासत को मोड़ दिया था, वह देखने को मौका मिला था। वो मंडल का युग था और उसके ठीक समानांतर बीजेपी ने कमंडल की परिस्थितियों को इस देश में खड़ा किया। मंडल और कमंडल की राजनीति ने इस देश की सियासत की चूल्हे हिला दी थी, लेकिन वो 32 साल पुराना वाकया है। मंडल ने इस देश के भीतर में छत्रपों को जन्म दिया जो जातियों के आधार पर सियासत करते हुए आगे बढ़ते चले गए, और कमंडल ने इस देश के भीतर में बीजेपी को हिंदू पार्टी या फिर कहें बीजेपी की पहचान शायद ऊंची जाति या फिर कहें हिंदुत्व की उस विचारधारा के साथ ओतप्रोत खुद को दिखाने का मौका दे दिया, जहां उसने सीधा आरोप कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का लगाया। उसने सीधा आरोप छत्रपों पर जातियों की राजनीति और उनकी गोद में खेलने का आरोप लगाया, और खुद को इन सब से हटकर देश की राष्ट्रीय पार्टी, हिंदू पार्टी और इसके साथ साथ शायद समूचे देश को ही अपनी सियासत के आंगन में नचाने की परिस्थितियां इस पॉलिटिकल पार्टी ने खड़ी की। संघ ने इसमें भरपूर साथ दिया। लेकिन अब ऐसा क्या हो चला है जब चीजें बदल रही है? अब ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है जिसमें कमंडल को छोड़ना बीजेपी चाह रही है, कमंडल को सत्ता के लिए छोड़ना आरएसएस चाह रही है, और मंडल की सियासत को आरएसएस और बीजेपी ने आत्मसात करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के भीतर संगठन के तौर पर देखना शुरू कीजिएगा तो आपको वहां पर कोई अब ब्राह्मण नजर नहीं आएगा। आपको वहां पर जातीय समीकरण नजर आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे मोदी मंत्रिमंडल में आपको 27 ओबीसी नजर आते हैं। दर्जन भर वहां पर पिछड़े तबके से जुड़े मंत्री बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिक्र अपर कास्ट का नहीं, ऊंची जाति का नहीं और ब्राह्मण का तो बिल्कुल नहीं। तो जरा 2-3 चीज दिमाग में रख लीजिए। आरएसएस जिस राजनीति को बदलना चाहती थी वह फेल हो चुकी है। अब उसकी हद से बाहर राजनीति जा चुकी है। राजनीति सत्ता की खातिर आरएसएस को जिस लिहाज से बदलना चाहती है वह उसमें सफल होने लगी है। यानी राजनीतिक खेमेबंदी को, और खेमेबंदी ने संघ को बदलना शुरू कर दिया है। संघ राजनीति को बदलने में जब फेल हो गई तो विकास की राजनीति या फिर कमंडल की राजनीति भी जाति राजनीति के पीछे चली गई, और इन सब के बीच सबने कहा समय की जरूरत यही और सत्ता को बरकरार रखने की जरूरत यही। तो आइए आज जरा परत दर परत समझ लीजिए, क्योंकि 32 बरस पहले मंडल का आंदोलन इस देश में खड़ा हुआ था तो विरोध करने के लिए बीजेपी ही थी, और तब से लेकर 2014 तक बीजेपी लगातार यह कहती चली आई कि जातीय आधार पर राजनीति बंद होनी चाहिए। जो काबिल है, जो गरीब है, गरीब को सुविधा मिलनी चाहिए, काबिल को हक मिलना चाहिए। लेकिन यह परिस्थिति अब कैसे, किस रूप में बदलती चली जा रही है, खुद बीजेपी और आरएसएस के भीतर हमें लगता है कि आज उन पन्नों को खोलने की जरूरत है। क्योंकि बीते एक हफ्ते चित्रकूट में जो मंथन हुआ है, उस मंथन के सच यही है कि संघ अपने तौर पर मान चुका है कि अयोध्या हो या धारा 370 हो, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी का चेहरा ही क्यों ना हो, लेकिन राज्यों में 1-2 नहीं बल्कि 8 राज्यों में बीजेपी को हार क्यों मिली। राज्यों की फहरिस्त सामने है। दिल्ली में हार मिली, झारखंड में हार मिली, महाराष्ट्र में हार मिली, हरियाणा में अपने बूते सरकार बना पाने की स्थिति में नहीं थे, मध्य प्रदेश में हार मिली, पंजाब में हार मिली, छत्तीसगढ़ में हार मिली, राजस्थान में हार मिली। इस हार के साथ वह मुद्दे क्यों गायब हो गए? तो आज पन्ने जब खोलेंगे तो अतीत के पन्नों को भी खोलना होगा कि ऐसा क्या हुआ था 89, 91, 93 के बीच, जब बीजेपी कमंडल के रथ पर सवार थी
और उसके बावजूद भी सत्ता उसके अनुकूल उस रूप में कभी नहीं हो पाई जो मौजूदा वक्त में मोदी ने कर दिखाया, और संघ धराशायी हो गई। संघ को पाठ बीजेपी ने पढ़ाया कि आप ब्राह्मणवाद छोड़िए, आप हिंदूवादी पार्टी होना चाहते हैं तो जितने भी प्रांतों में अलग अलग प्रचारक हैं जिनके हाथों में आपने कमान सौंपी हुई है उसे बदल डालिए। बदलने की कवायद शुरू हुई और जो भी प्रांत प्रचारक आपको देखने को मिलेगा उसमें आपको अब ओबीसी नजर आएगा, एससी एसटी नजर आएगा, आपको ब्राह्मण नजर नहीं आएगा जो एक दौर में पूरी एक कतार होती थी। तो मंडल को बीजेपी के जरिए संघ ने जिस रूप में आत्मसात किया वह बीजेपी के लिए सत्ता समीकरण उसके अनुकूल कैसे बने रहे, और यही प्रक्रिया होते होते आखिर में सरकार और संघ के बीच कल तक जो तालमेल बैठाते थे कृष्ण गोपाल, उनकी जगह पर अरुण कुमार को ले आया गया। अरुण कुमार कौन है? अरुण कुमार वही शख्स हैं जिन्होंने कश्मीर में 35A को लेकर एक बड़ी लकीर खींची और उसके बाद वह इस देश के गृहमंत्री अमित शाह के नजदीक आ गए। ये वही शख्स हैं जो नजदीक रहे जितेंद्र सिंह के, जो कि पीएमओ में प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। ये वही शख्स हैं जिनकी करीबी अनुराग ठाकुर के साथ हिमाचल प्रदेश में प्रांत प्रचारक के तौर पर रहने के दौरान भी हुई। आज अनुराग ठाकुर इस देश के सूचना प्रसारण मंत्री हो गए हैं। लेकिन इन पन्नों को खोलने के लिए आपको कुछ सियासत की उन बिसात और उस चौसर को समझना होगा जिसमें ब्राह्मणवाद ही जब मंडल का जिक्र करने लगे और कमंडल को त्याग दे तब बीजेपी को क्या लाभ हो सकता है। इस बिसात को पहले समझ लीजिए। मंडल कमंडल का लाभ इस देश में किसे मिला? कमंडल का लाभ इस देश के हिंदुओं को नहीं मिला। मंडल का लाभ इस देश के भीतर में पिछड़ी जातियों को नहीं मिला। इस देश में सियासत जरूर चमकी, यह भी एक सच है। सियासत सियासी लाभ पहुंचाती रही मंडल कमंडल के जरिए। इसलिए जब आप पन्नों को खोलिएगा तो आपके जहन में तुरंत आएगा कि कमंडल के तुरंत बाद यानी 6 दिसंबर 1992 के बाद वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें कल्याण सिंह राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जबकि ग्राउंड जीरो तो अयोध्या का वही था, उत्तर प्रदेश ही था, और उस सियासत में भी उसके बाद नहीं पा पाए लेकिन उससे पहले थे। यानी कमंडल अगर अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाए जहां पर वो चीजों को पूरा कर दे, उसके बाद उसे नए मुद्दे चाहिए। तो जो नए मुद्दे निकल कर आ रहे हैं उसमें भी ध्यान दीजिए। कुरुक्षेत्र का मंथन जो आरएसएस ने किया, उसने इस बात को समझा कि एक वक्त धारा 370 थी, एक वक्त अयोध्या था, एक वक्त उसके साथ कॉमन सिविल कोड था। इन 3 मुद्दों में से 2 मुद्दे बीजेपी के मामले आरएसएस को लेकर सफल हो चले हैं, सिर्फ कॉमन सिविल कोड बचा है। तो ऐसे में 2 मुद्दों को और जोड़ा जाए। उस 2 मुद्दों में एक धर्म परिवर्तन पर कानून है, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राष्ट्रीय कानून बनाने की जरूरत है। इसका जिक्र भी होने लगा है। सवाल सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश से पहले इन चीजों को उभारा जाए या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बकायदा बीजेपी के मैनिफेस्टो के जरिए उभारा जाए। लेकिन बात इससे भी नहीं बनती है, क्योंकि 32 साल पहले और 32 बरस के सफर में जो पहचान आरएसएस ने अपने हिंदुत्व के आसरे रखी, अपर कास्ट के जरिए रखी, ब्राह्मणों के जरिए रखी, ब्राह्मणवाद के जरिए रखी, बीजेपी ने अपनी सत्ता को साधने के लिए संघ का बाखूबी इस्तेमाल किया। लेकिन क्या वाकई अब अगर संघ मंडल के रास्ते चल पड़ेगा, जहां पर एक वक्त गोविंदाचार्य सोशल इंजीनियरिंग किया करते थे, और उस वक्त याद कीजिए लाल कृष्ण आडवाणी मंडल के रथ पर सवार थे। गोविंदाचार्य उस वक्त बताया करते थे कि बिहार यूपी की सियासत आपके अनुकूल जातीय समीकरण के आश्रय कैसे हो सकती है। और उस वक्त दिल्ली यानी आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी सवार थे कमंडल पर, नहीं मान रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उम्र क्या पूरी हो गई कमंडल की, और उस धर्म की राजनीति की, जिस धर्म की राजनीति में इतनी दूर इस देश के माइनॉरिटीज या कहीं मुस्लिमों को इतनी दूर ले जाया गया, जहां पर एक भी वोट बीजेपी को नहीं चाहिए मुस्लिमों का, यह मैसेज कन्वे कर दिया गया निचले स्तर तक। और इस देश के भीतर में हिंदू पार्टी सिर्फ बीजेपी है, यह भी कन्वे कर दिया गया इस देश के भीतर में। यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव के भीतर का मैसेज बहुत साफ निकल कर आ रहा है। अगर बीजेपी हिंदूवादी पार्टी होते हुए और अपर कास्ट के सामने कोई दूसरा विकल्प अगर नहीं पैदा होता है तो वह बीजेपी के साथ आएगी ही, यह सोचते हुए अगर वह
मंडल की थ्योरी को अपना रही है तो वह यह मानकर चल रही है कि यादव वोट हो सकता है उसके पास ना आए, जो नहीं ही आएंगे। जाटव वोट वह भी नहीं आएंगे मायावती के जरिए, लेकिन बाकी वोट तो आ जाएंगे जो कि ओबीसी के होंगे। जो दूसरे वोट अपने तौर पर निकल कर आएंगे, अन्य पिछड़ा दलों पार्टियों के जो छोटे छोटे दल हैं, उनके वोट भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ आकर खड़े हो जाएंगे। क्या यह सच लगता है? एक दिन पहले अखबार में एक बड़ा सा विज्ञापन दिया गया। तस्वीर भूपेंद्र यादव जी की थी, जो अब केंद्र में मंत्री हैं, और यह बताया गया कि यादव राजवंश के ये असल सपूत हैं। यादवों के 4 वोट चाहे बीजेपी को नहीं मिले, लेकिन यादव राजवंश के सपूत के तौर पर भूपेंद्र यादव जी को तस्वीर चस्पा की गई और दिल्ली के एक एक पूरे पेज का अखबार पे एक एक विज्ञापन छापा गया। ठीक उसी तरीके से ध्यान दीजिए तो ओबीसी के नेता और ओबीसी के सपूत कौन है, इसका जिक्र अमित शाह ने बीजेपी के अध्यक्ष रहते हुए नरेंद्र मोदी को लेकर कहा था कि ओबीसी के दायरे में तो यही आते हैं और यही इस देश के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो ओबीसी के हिस्से के जरिए बने हैं। ध्यान दीजिए, गुजरात की राजनीति में ओबीसी की नहीं चलती है, वहां पर ऊंची जाति की और हिंदुत्व की प्रयोगशाला अभी भी गुजरात को मानी जाती है। तो मोदी जब गुजरात लौटते हैं तो वो ओबीसी नहीं होते हैं, वहां पर कास्ट के होते हैं, वह जनरल कास्ट के होते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे पटेल जो है वह वहां पर जनरल कास्ट में आता है। हार्दिक पटेल के साथ मुसीबत यह वहां पर ओबीसी में नहीं आते हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में पटेल जो है वह ओबीसी में आता है। ठीक उसी तरीके से गुजरात में पहले मोदी जो थे यह तेली के तौर पर थे और यह जनरल कैटेगरी में आते थे, लेकिन उसके बाद यह ओबीसी की कैटेगरी में गुजरात में भी आने लगे और उसके बाद इस देश के भीतर में ओबीसी की सियासत किस रूप में चल पड़ी यह भी छुपा हुआ नहीं है। आप कहेंगे इस बात का जिक्र इस दौर में क्यों बीजेपी को समझ में आया? हमें लगता है 2-3 चीजें समझनी चाहिए। 1989 में जब मंडल कमंडल का संघर्ष शुरू हुआ, उस वक्त जनता दल, अगर आप उत्तर प्रदेश के भीतर झांकेंगे तो जनता दल को सबसे ज्यादा सीट मिली थी 1989 में। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे, 208 सीट मिली थी जनता दल यूनाइटेड को। उस समय अलग नहीं हुआ था उत्तराखंड, दोनों मिले जुले थे, तो 425 सीट हुआ करती थी और लगभग 1.25 करोड़ वोट मिले थे जनता दल को। उसके बाद उसमें से समाजवादी पार्टी निकली, जनता दल अलग रह गई, बीएसपी बनी, बीएसपी ने चीजों को बांटना शुरू किया। और लेकिन मंडल कमंडल का जो पूरा पराकाष्ठा थी वो 1991 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में नजर आती है। बीजेपी कमंडल की जिस रथ पर सवार थी उसमें बीजेपी 221 सीट जीतती है, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। आंदोलन पूरे जबरदस्त तरीके से चल रहा था। उस दौर में जो जनता दल के जो वोट थे वो शिफ्ट हो जाते हैं बीजेपी के पास, उसको मिलते हैं लगभग 1 करोड़ 17 लाख। उससे पहले जनता दल को मिले थे 1 करोड़ 15 लाख। जनता दल घट के 70 लाख वोट पाती और सिर्फ 92 सीट्स मिलते हैं। बीएसपी जो थी वह 12 सीट लेती है, कांग्रेस सिर्फ 46 सीट ले पाती है। एक लिहाज से कांग्रेस का अस्त होना वहां से शुरू होता है जब कमंडल निकल जाता है, क्योंकि कांग्रेस ना मंडल की तरफ जा पाती है ना कमंडल की तरफ जाती है, वो बीच में रहती है और उसका वोट बैंक छितराते चला जाता है। कुछ मंडल से निकले हुए राजनीतिक दल लेते हैं, कुछ कमंडल के हिस्से में चला जाता है और कांग्रेस धीरे धीरे सूखती चली जाती है। अब उसके बाद आइए कि जब 92 6 दिसंबर, उसके बाद की परिस्थिति में जब 93 में इलेक्शन होता है और वह भी कल्याण सिंह की सरकार में जब बर्खास्त कर दिया जाता है अयोध्या में जो कुछ हुआ, और उस वक्त बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद यह हर कोई मानकर चल रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई थी, क्योंकि जिस आंदोलन को वो लेकर जिस रफ्तार से बढ़ी थी वो कमाल करेगी। लेकिन याद कीजिए 1993, उस वक्त बीजेपी को 177 सीटें जरूर मिलती है और सबसे ज्यादा सीट जरूर मिलती है, लेकिन सरकार वो नहीं बना पाती है, क्योंकि उसके ठीक काउंटर में समाजवादी पार्टी तब तक खड़ी हो गई थी और उसको 109 सीट मिल जाती है। मायावती को 67 सीट मिलती है और दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं। जनता दल को भी 27 सीट मिलती है। लेकिन अगर वोट को भी देखना शुरू करेंगे तो बीजेपी के पास उस पराकाष्ठा में भी 1 करोड़ 66 लाख वोट आते हैं उस पीरियड में, यानी 93 में। लेकिन दूसरी तरफ जो मंडल के आश्रय जी रहे थे उसमें समाजवादी पार्टी थी, उसमें बीएसपी थी, उसमें जनता दल थी। इन तीनों को जब आप मिलाइएगा तो वह बीजेपी के वोट से कहीं ज्यादा, यानी समाजवादी पार्टी को लगभग 90 लाख वोट मिलते हैं, बीएसपी को लगभग 55 लाख मिलते हैं,
जनता दल को लगभग 61 लाख मिलते हैं। तीनों मिला दीजिएगा तो लगभग ये 2 करोड़ के लगभग पहुंचने की स्थिति में आ जाता है। और वहां पर बीजेपी, यानी उसकी उम्र, उसी समय बीजेपी समझ गई थी कि इसकी उम्र पूरी हो चली है। लेकिन बावजूद इसके आरएसएस की विचारधारा जिस जमीन पर खड़ी थी उसमें आरएसएस अपने तौर पर टोका टोकी करती रही और अटल बिहारी वाजपेयी तक के दौर में टोका टोकी करती रही। अगर लोकसभा इलेक्शन को भी इस प्रोसेस में अगर आप देखना शुरू करेंगे तो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस जिस रूप में 91 में 252 सीट पाती है, 1956 96 में 96 में यह 140 सीट पर आ जाती है। बीजेपी भी 121 से 161 ही जाती है, जहां पर वो 13 दिन की सरकार बनाती है। 161 उसके पास मैक्सिमम सीट्स थी, लेकिन 161 थी। 272 जादुई आंकड़ा होता है, वो नहीं छू पाती है क्योंकि उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। और जब कोई खड़ा नहीं होता है तो याद कीजिए पार्लियामेंट के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण भी, और उस दौर को भी याद कीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि जैसे बीजेपी को अछूत मान लिया गया है, क्योंकि बीजेपी ने अयोध्या की राजनीति की है और बीजेपी मंदिर के पक्ष में खड़ी थी, तो उसके साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं और 13 दिन के भीतर वो सरकार गिर जाती है। लेकिन जब उससे निकलकर आप आज की तारीख में आते हैं, 30 साल बाद जब खड़े होते हैं, तो बीजेपी ही अपने तौर पर उस मंडल को आत्मसात कर लेती है जहां पर वो कमंडल को विपक्ष में लेकर खड़ी हुई थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि कमंडल के आश्रय, मंदिर के आश्रय, हिंदुत्व के आश्रय इस देश के भीतर में राज नहीं किया जा सकता है, सत्ता आपको गंवानी पड़ेगी। यहां से फिर 2-3 मैसेज निकलते हैं, तो आने वाले वक्त में अखिलेश यादव कहां टिकेंगे, आने वाले वक्त में मायावती का क्या होगा, आने वाले वक्त में छोटे छोटे दल जो भी हैं, चाहे उसमें आरएलडी को ले लीजिए, चाहे अपना दल को ले लीजिए, चाहे निषाद को ले लीजिए, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी जो छोटे छोटे दल है अपने बूते जीत नहीं सकते हैं, उनको एक बड़ा चंक, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का चाहिए। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों में सिमट जाए, बीएसपी सिर्फ जाटव में सिमट जाए और इन सब के बीच मुसलमान सिर्फ यह देखता रहे कि कौन हरा सकता है बीजेपी को, हम तो उसी को वोट देंगे, तो फिर किसका जन्म होगा और कौन सी नई पार्टी आएगी? क्या कांग्रेस अपना विस्तार कर पाएगी? ये एक सवाल है। और क्या कांग्रेस के साथ वो तमाम छोटे छोटे दल आ जाएंगे और उसके बाद मुसलमान वहां शिफ्ट हो जाएगा? यह भी एक सवाल है। इन सवालों के अक्स तले फिर लौटिए उन परिस्थिति में जहां पर चित्रकूट के मंथन में निकल कर आता है बार बार कि धर्म परिवर्तन पर अब राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण पर अब राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए। और इसको लेके आखिरी दिन यानी आज के दिन जब सभा हो रही थी तो उसमें अपने अपने तरीके से सारी बातों को रखा भी गया और बोला भी गया कि यही एक आसरा है। और संघ ने इस बात को समझ लिया कि दरअसल अब ब्राह्मण जो है शायद बीजेपी और आरएसएस के सामाजिक समीकरण, बीजेपी की राजनीतिक समीकरण में ब्राह्मण भी अब अछूत हो गया। इनके लिए इसलिए अछूत हो गया क्योंकि ना तो किसी भी जगह पर पद दे पाने की स्थिति में ये आएंगे और दूसरी तरफ ये मानकर चल रहे हैं कि यह उनसे छोड़कर दूसरी तरफ जा नहीं सकता है। यादव के साथ खड़ा नहीं होगा, वहां पर उसको दबंगई देखनी होगी। मायावती के साथ खड़ा नहीं होगा, वहां पे कौन चरण छुए और किस तरीके से, जो पंडितों की जो अपनी राय होती है। तो लौट हार के, और कांग्रेस तो मुस्लिम तुष्टीकरण में वो लगातार प्रचार करेगी, फंसी रह जाएगी, तो ब्राह्मण या ऊंची जाति बीजेपी के साथ ही रहेगी। यह मैसेज अपने तौर पर बीजेपी ने बाखूबी दिया। यानी पहली बार इस देश की राजनीति में बीजेपी और आरएसएस अपनी विचारधारा को छुपाएंगे और ये विचारधारा को इस रूप में सामाजिक तौर पर इन्होंने लाद दिया जहां पर लोग महसूस करें कि उनके अलावे कोई दूसरी पार्टी हिंदू पार्टी नहीं है और हिंदुत्व का बोझा भी नहीं उठाएंगे और मंडल की दिशा में ही बढ़ जाएंगे। यानी ब्राह्मणवाद का चोगा भी रहेगा लेकिन मंडल की फिलॉसफी भी रहेगी। अब अगर बीजेपी सरीखी राष्ट्रीय पार्टी और आरएसएस सरीखा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन जो खुद को कहते हैं, तो क्या यह माना जाए कि जिसका जिक्र आरएसएस राजनीतिक शुद्धिकरण के आश्रय करती रही, यहां पर वह फेल हो चली है। फेल होने का जिक्र हमको लगता है यहां पर आपको समझ में आएगा कि जब कृष्ण गोपाल को हटाया गया और अब अरुण कुमार वहां पर आए हैं। अरुण कुमार के आने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किस तरीके से इन्होंने जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर जो है, जो जिस रास्ते में जहां पर बीजेपी हेडक्वार्टर है, उसी सड़क पर ही जो गांधी पीस फाउंडेशन है उसके बगल में एक प्रवासी भवन है,
वहीं पर जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर है, जहां पर अरुण कुमार स्टडी करते हुए आर्टिकल 335A जो जम्मू कश्मीर से हटाना था उसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा पर्चा तैयार किया और उसको पर्चे को पूरे के पूरे को लाकर पढ़ दिया देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के भीतर में कि अब इसको हटाने की जरूरत है, और इसको हटा दिया गया। तो इस तरीके से इनकी एंट्री सरकार के करीब होती है। लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि कृष्ण गोपाल की पहचान उत्तर प्रदेश के भीतर में योगी के साथ खड़े रहने की रही है, और योगी को सही मायने में जिस दौर में मोदी और योगी आमने सामने थे तो संघ उनके पीछे अगर किसी जरिए खड़ा था तो कहा जाता है कि संघ और सरकार के बीच जो तालमेल बैठा रहे थे उस समय कृष्ण गोपाल, संभवतः वो कहीं ना कहीं इस रूप में संगठन और आरएसएस के भीतर मुखर थे कि आरएसएस को अपनी विचारधारा को नहीं खोना चाहिए, उस सोच को पूरी तरह तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। लेकिन सवाल यह था कि सत्ता और समय को देखकर आरएसएस भी बदल जाए या ना बदले, और यहीं पर उनको बाहर किया गया। लेकिन दूसरा हिस्सा देखिए, अयोध्या मंदिर में लेकर जब घपले घोटाले का जिक्र चंपत राय से जुड़ा, चंपत राय जो कि 1992 में चले जाइएगा, 1991-92 में, तो सही मायने में असल ब्रेन उन्हीं का कहा जाता है जो कुछ हो रहा था अयोध्या में, और 6 दिसंबर को 1992 को लेकर भी उन्हीं का ब्रेन कहते हैं काम कर रहा था। उस शख्स को जब चित्रकूट में बुलाया गया और उनसे जो सफाई मांगी गई तो कहा गया अब हम सत्ता गंवाने की स्थिति में नहीं आ सकते हैं, तो जो भी हम पे जो भी हमले हुए या हमारे लिए जो हानिकारक है उसमें अगर स्थिति बुरी आएगी तो हो सकता है आपको उस पद से हटना पड़े जो ट्रस्ट का पद अभी आप संभाले हुए हैं, और अब आने वाले वक्त में कृष्ण गोपाल और भैया जी जोशी उसको देखेंगे। यानी ध्यान दीजिए, सत्ता महत्वपूर्ण हो चली है। सत्ता सिर्फ हिंदुत्व के आश्रय नहीं मिल सकती है, सत्ता के भीतर ब्राह्मणिज्म का जिक्र करना घातक हो चला है। सत्ता पाने के लिए आपको मंडल की दिशा में बढ़ना होगा, सत्ता के लिए आपको जातीय समीकरण सत्ता के अनुकूल बैठाने होंगे, और सत्ता के लिए आपको उन छोटे छोटे जातियों को अपने साथ लेकर आना होगा और उनके नेताओं को यह कहते हुए लाना होगा कि वोट ट्रांसफर अगर हमारा नहीं होगा तो तुम जीत नहीं पाओगे, और अलग लड़ोगे तो ऐसे ही हार जाओगे, और उसके बाद तुम आने वाले वक्त में खत्म हो जाओगे। यहां से फिर 2 सवाल है। एक, क्या यह गोल्डन चांस है कांग्रेस के लिए? क्या एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जहां पे छत्रप अगर खत्म होते हैं तो कांग्रेस का उदय होता है, और कांग्रेस का उदय होता है तो 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर आमने सामने आकर खड़े हो जाएंगे क्या? और तमाम छोटे दलों को यह महसूस होने लगेगा, और शायद इस देश के मुस्लिमों को भी, जो कि उसी को वोट देंगे जो बीजेपी को हरा देगा, और इस सियासत को मुस्लिम साधने में या उसको काउंटर करने में मदद करेगा जिसके साथ वो खड़ा होगा कि आखिर किस तरीके से ब्राह्मणवाद और कमंडल के भीतर मंडल को अपनाने की जो फिलॉसफी सत्ता पाने के लिए की जा रही है वो कितनी खतरनाक है, इसे समझाएगा कौन? सवाल यही है, यहीं से वो चीजें जागृत होती है जहां पर एक यू टर्न नजर आ रहा है, बिल्कुल 360 डिग्री में चीजें घूम गई और बीजेपी खड़ी हो गई उन जातियों के साथ जिन जातियों पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों को ना सिर्फ वो कोसा करती थी बल्कि सीधे सीधे निशाने पर लेती थी। अब यहां पर एक आखिरी सवाल है कि क्या वाकई यूपी चुनाव एक ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को लेकर आकर खड़ा कर गया है जहां पर बीजेपी अपनी पार्टी को भी बदल रही है? यकीन जानिए, बीजेपी के भीतर जब आप संगठन को टटोलना शुरू कीजिएगा तो जनरल सेक्रेटरी में आपको कोई ब्राह्मण नजर नहीं आएगा। भूपेंद्र यादव, अरुण सिंह, विजय वर्गीय, दुष्यंत कुमार गौतम, डी पुरंदेश्वरी, सीटी रवि, तरुण चुग, दिलीप सैकिया, एमएल संतोष जो कि बीएल संतोष जो कि संगठन देखते हैं, विनोद तावड़े, आपको कोई ब्राह्मण नजर नहीं आएगा। राष्ट्रीय सचिव की फहरिस्त जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है उसमें एक ब्राह्मण आपको नजर में आए, वो हरीश द्विवेदी। लेकिन इसके अलावे भी देखिएगा तो अरविंद मेनन, पंकजा मुंडे, ओम प्रकाश ध्रुवे, अनुपम हजरा, नरेंद्र सिंह, विनय राहतकर, अलका गुज्जर, कोई नजर आपको निकल कर नहीं आएगा। और जब इस प्रोसेस में आप आएंगे तो यह भी समझने की कोशिश कीजिए, क्या बीजेपी के साथ साथ संघ ने भी जब अपने प्रांत प्रचारकों को बदलना शुरू किया तो जो बहस लगातार चलती थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी विचारधारा पे तो कम से कम अडिग रहता है, और जो हेडगेवार की सोच थी और हेडगेवार ने जिस लिहाज से चीज़ों को आगे बढ़ाया था, गुरु गोलवलकर ने उसको विस्तार दिया था, सियासी तौर पर
अपने तौर पर कहें तो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में राजनीतिक प्रयोग जनता पार्टी का भी इस देश में आरएसएस के जरिए ही किया गया। क्या वो आते आते धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता इस दौर में नरेंद्र मोदी के आश्रय आरएसएस को भी पूरी तरह बदल रही है? तो फिर एक आखिरी सवाल, 100 बरस संघ के पूरे होने जा रहे हैं। क्या इस 100 बरस अगर 2024 में इसी मंडल के आश्रय मोदी सत्ता में आ जाते हैं, 2022 में इसी मंडल की सियासत के आश्रय बीजेपी सत्ता में बरकरार रह जाती है, तो क्या 2025 में जब 100 साल आरएसएस के पूरे होंगे तो वह कमंडल, हिंदुत्व, ब्राह्मणवाद इन सब का जिक्र करेगा, या वह भी उसी धारा को अपना चुका होगा जो उस धारा सत्ता के अनुकूल हो, जिसमें मंडल की प्राथमिकता होगी, जिसमें जातीय समीकरण सत्ता के साथ मेल बैठाकर सत्ता को बरकरार कैसे रखें इस सोच को आगे बढ़ाएगी? यह एक स्थिति पहली बार निकल कर आ रही है जहां पे कमंडल पीछे है, मंडल आगे है। और मंडल को संभाले हुए राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब यही हो चली है कि अपने बूते वह अलग अलग बिखरे पड़े रहेंगे तो कैसे चुनाव जीतें, और चुनाव जीतना नहीं, जमानत जब्त ना हो जाए, यह भी सोचना उन्हीं दलों को होगा जो कि मंडल से निकले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, समय की जरूरत और सत्ता पाने की जरूरत बड़े बड़े राजनीतिक दलों को उनकी विचारधारा से डिगा चुकी है, लेकिन कोई राजनीतिक दल अपनी विचारधारा जिसके जरिए उसकी पहचान होती है, अगर उस पहचान को ही बदलने की स्थिति में आने लगे तो आप क्या कहेंगे? दरअसल मौजूदा वक्त में आज हम एक ऐसे राजनीतिक दल का जिक्र कर रहे हैं और एक ऐसे संगठन का जिक्र कर रहे हैं जो अपनी जमीन को बदलने को तैयार है, क्योंकि समय की जरूरत, सत्ता को बरकरार रखने की जरूरत, और सामने यूपी चुनाव है और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है। और इस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, और संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। जरा कल्पना कीजिए, 32 बरस पहले इस देश के भीतर में एक संघर्ष सामाजिक तौर पर जिसने इस देश की सियासत को मोड़ दिया था, वह देखने को मौका मिला था। वो मंडल का युग था और उसके ठीक समानांतर बीजेपी ने कमंडल की परिस्थितियों को इस देश में खड़ा किया। मंडल और कमंडल की राजनीति ने इस देश की सियासत की चूल्हे हिला दी थी, लेकिन वो 32 साल पुराना वाकया है। मंडल ने इस देश के भीतर में क्षत्रपों को जन्म दिया जो जातियों के आधार पर सियासत करते हुए आगे बढ़ते चले गए, और कमंडल ने इस देश के भीतर में बीजेपी को हिंदू पार्टी या फिर कहें बीजेपी की पहचान शायद ऊंची जाति या फिर कहें हिंदुत्व की उस विचारधारा के साथ ओतप्रोत खुद को दिखाने का मौका दे दिया, जहां उसने सीधा आरोप कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का लगाया। उसने सीधा आरोप क्षत्रपों पर जातियों की राजनीति और उनकी गोद में खेलने का आरोप लगाया, और खुद को इन सब से हटकर देश की राष्ट्रीय पार्टी, हिंदू पार्टी और इसके साथ साथ शायद समूचे देश को ही अपनी सियासत के आंगन में नचाने की परिस्थितियां इस पॉलिटिकल पार्टी ने खड़ी की। संघ ने इसमें भरपूर साथ दिया, लेकिन अब ऐसा क्या हो चला है जब चीजें बदल रही है? अब ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है जिसमें कमंडल को छोड़ना बीजेपी चाह रही है, कमंडल को सत्ता के लिए छोड़ना आरएसएस चाह रही है, और मंडल की सियासत को आरएसएस और बीजेपी ने आत्मसात करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के भीतर संगठन के तौर पर देखना शुरू कीजिएगा तो आपको वहां पर कोई अब ब्राह्मण नजर नहीं आएगा, आपको वहां पर जातीय समीकरण नजर आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे मोदी मंत्रिमंडल में आपको 27 ओबीसी नजर आते हैं। दर्जन भर वहां पर पिछड़े तबके से जुड़े मंत्री बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिक्र अपर कास्ट का नहीं, ऊंची जाति का नहीं और ब्राह्मण का तो बिल्कुल नहीं। तो जरा 2-3 चीज दिमाग में रख लीजिए। आरएसएस जिस राजनीति को बदलना चाहती थी वह फेल हो चुकी है, अब उसकी हद से बाहर राजनीति जा चुकी है। राजनीति सत्ता की खातिर आरएसएस को जिस लिहाज से बदलना चाहती है वह उसमें सफल होने लगी है। यानी राजनीतिक खेमेबंदी को, और खेमेबंदी ने संघ को बदलना शुरू कर दिया है। संघ राजनीति को बदलने में जब फेल हो गई तो विकास की राजनीति
या फिर कमंडल की राजनीति भी जाति राजनीति के पीछे चली गई और इन सब के बीच सबने कहा समय की जरूरत यही और सत्ता को बरकरार रखने की जरूरत यही। तो आइए आज जरा परत दर परत समझ लीजिए, क्योंकि 32 बरस पहले मंडल का आंदोलन इस देश में खड़ा हुआ था तो विरोध करने के लिए बीजेपी ही थी और तब से लेकर 2014 तक बीजेपी लगातार यह कहती चली आई कि जातीय आधार पर राजनीति बंद होनी चाहिए। जो काबिल है, जो गरीब है, गरीब को सुविधा मिलनी चाहिए, काबिल को हक मिलना चाहिए। लेकिन यह परिस्थिति अब कैसे किस रूप में बदलती चली जा रही है, खुद बीजेपी और आरएसएस के भीतर हमें लगता है कि आज उन पन्नों को खोलने की जरूरत है, क्योंकि बीते एक हफ्ते चित्रकूट में जो मंथन हुआ है उस मंथन के सच यही है कि संघ अपने तौर पर मान चुका है कि अयोध्या हो या धारा 370 हो, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी का चेहरा ही क्यों ना हो, लेकिन राज्यों में एक दो नहीं बल्कि 8 राज्यों में बीजेपी को हार क्यों मिली।